आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्र सदिश भी कहते हैं इसे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, परंतु यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल को सदिश रूप में। ठीक है ना, मतलब कोई भी क्षेत्रफल लेना है और सदिश हो गया मतलब उसकी दिशा भी दर्शानी है। ठीक है ना, तो हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है। ठीक है ना, अब इसकी दिशा दर्शा दिए हम, तो क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये हमारा पृष्ठ हो गया और उसके लंबवत हो गई इसकी दिशा, तो ये क्षेत्रफल सदिश बन गया। इसको हमने वेक्टर के रूप में दर्शाया है, वेक्टर ds। ठीक है ना, तो कोई भी क्षेत्रफल जिसकी हम दिशा दर्शाएं वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। और इसकी दिशा कैसे दर्शाते हैं, सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है ना, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। ये आगे हमको विद्युत फ्लक्स में जो है काम आएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसको चित्र की सहायता से यदि हम समझे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने 3 पृष्ठ ले लिए हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र बना दिया है। ठीक है, एक पृष्ठ मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो 1 2 3 अभिलंबवत गुजरना चाहिए ना, तो 3 बल रेखाएं गुजर रही है, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, इस पृष्ठ से देखते हैं कितनी बल रेखाएं जो है अभिलंबवत गुजर रही है, तो अभिलंबवत तो एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही है। लंबवत मतलब इस प्रकार से होना चाहिए, पर लंबवत तो एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, इसमें देखो कुछ कोण बनाते हुए रखा है मैंने पृष्ठ को, तो इससे अभिलंबवत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, तो उसका मान हम अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं यदि कुछ कोण बनाते हुए रखा है तब कैसे निकालेंगे उसका मान। तो हमने ले लिया है एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। ठीक है, और इस ds से, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश है ये एक, उससे थीटा कोण बनाते हुए क्या है, एक विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अभिलंबवत गुजरना चाहिए। ठीक है ना, और E है एक सदिश राशि, तो इसको हमने क्या किया, घटकों में वियोजित कर दिया, एक इधर और एक इधर। अब थीटा की ओर तो E cos थीटा और थीटा के विपरीत ओर तो E sin थीटा। ठीक है ना, तो कौन सा घटक लेंगे, E sin थीटा की E cos थीटा, तो हम लेंगे लंबवत घटक। तो लंबवत क्या है जी, E cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, यहाँ डी फाई ई मतलब अल्प विद्युत फ्लक्स है। ठीक है ना, क्योंकि अल्प क्षेत्र लिए हैं, अल्प क्षेत्रफल, इसलिए अल्प विद्युत फ्लक्स। डी फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डॉट डी एस, जितने क्षेत्रफल से गुजर रहा है। ठीक है ना, साथ में इंटू डी एस करना है हमको। तो डी फाई ई बराबर, इसी को थोड़े से स्पष्ट रूप में लिख देते हैं, ई इंटू डी एस, उसके बाद कॉस थीटा, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, सदिश रूप में तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ए बी को पक्षांतर कर दो तो क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा है, उसी रूप में दिख रहा है। तो डी फाई ई बराबर हम उसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिख दिया। ये सदिश रूप में हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब कुछ कोण देख लेते हैं हम। यदि थीटा का मान 0 डिग्री होता, थीटा का मान 0 डिग्री कब होता, ठीक है ना, ये पृष्ठ है हमारे पास,
सदिश क्षेत्रफल जो है इस प्रकार से है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी प्रकार से है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी ओर है। दोनों के बीच का कोण कितना है जी? इसी दिशा में है, तो थीटा बराबर 0। दोनों की दिशा समान है, तो थीटा बराबर हमने 0 रख दिया। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये पृष्ठ है हमारे पास और क्षेत्रफल सदिश इस ओर है और इस ओर है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही है? 0। वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और कोण भी पता चल रहा है, डी एस और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना है जी? 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यदि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया? 0। ठीक है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई ई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी अल्प के लिए देख रहे थे हम, संपूर्ण के लिए करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे पृष्ठ, जितना भी पृष्ठ का क्षेत्रफल है उससे। ठीक है ना, और ई इंटू डी एस, इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये सदिश रूप हो गया, या ई डी एस कॉस थीटा। ये हमको याद रखना है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस या इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। समझ में आया सभी को? ठीक है ना, अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है ना, तो धनात्मक कब लेंगे और ऋणात्मक कब लेंगे? तो दोनों की परिभाषाएं पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र से भी समझ लेंगे। तो जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। अब जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा जी? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ देखो, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं तो ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो इसको क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। विद्युत फ्लक्स तो है परंतु ये अंदर है इसलिए धनात्मक, बाहर है इसलिए ऋणात्मक। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, गॉसेस थ्योरम या गॉस का प्रमेय देखने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, ये प्रमेय क्या कहता है? स्टार्ट करते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये प्रमेय क्या कहता है इसको गणितीय रूप में देख लेते हैं। तो निर्वात में कोई बंद पृष्ठ है, हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ठीक है ना, तो इससे कितना जो है विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा या कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी? तो विद्युत फ्लक्स फाई ई, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसको फाई ई से प्रदर्शित किया हमने, क्या होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश उपस्थित हैं? Q1, Q2, Q3, Q4, इसका कुल आवेश का। तो कुल मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस पूरे कुल आवेश का ε0 गुना होगा। ठीक है ना, यदि मैंने क्या ले लिया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 को मैंने क्या ले लिया? Q ले लिया। तो फाई ई बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? Q/ε0। ठीक है ना, उपस्थित कुल आवेश का ε0 गुना हो गया। ठीक है ना, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने Q ले लिया है। तो इस रूप को हमको याद रखना है। एक चीज़ और जानते हैं हम कि फाई का मान क्या होता है? इंटीग्रेशन
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, इस प्रकार से भी लेते हैं हम, परंतु यहाँ उपयोग करेंगे हम बंद समाकलन का। ठीक है ना, यहाँ क्या उपयोग करेंगे हम? बंद समाकलन का। क्यों बंद समाकलन? क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन दोनों के बराबर हो जाएगा भाई। इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसमें उपस्थित कुल आवेश, तो सभी को जोड़ दिए का ε0 गुना, तो नीचे रख दिया एप्सिलॉन को। इसको मैंने क्या ले लिया? क्यू ले लिया, तो फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है ना, इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, गॉस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो के लिए सत्य है। ठीक है ना, यहाँ देखो मैंने एक त्रिभुज लिया है, एक वृत्त लिया है और एक क्या ले लिया है? वर्ग लिया है। आकृति सभी की अलग अलग है। ठीक है ना, आकृति क्या है जी? सभी की अलग अलग है। अब इसमें देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो गॉस के नियम से क्या आवेश है इस बंद पृष्ठ के अंदर? Q, तो उसका ε0 गुना है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स देखें तो कितना होगा? Q/ε0 होगा। ठीक है ना, अब इसके लिए देखें तो इसमें भी क्या होगा? Q/ε0, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आकृति चाहे कुछ भी हो वो उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। सभी के लिए देखो विद्युत फ्लक्स का मान क्या है जी? समान है। ठीक है ना, तो यहाँ वही कह रहा है कि गॉस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो के लिए सत्य होता है। ठीक है ना, सेकंड है, यह नियम जो है आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। गॉस का नियम आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मैंने 3 बंद पृष्ठ ले लिए हैं, तीनों गोलाकार है। ठीक है, एक आवेश को इस प्रकार से यहाँ रखा है, दूसरे आवेश को नीचे की ओर रखा है, तीसरे आवेश को बीच में रखा है। ठीक है ना, अब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं तो इसमें क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है Q आवेश है बटे ε0, इसमें क्या है? Q/ε0, इसमें भी क्या आएगा? Q/ε0। इसकी स्थिति देखो यहाँ पर है, इसका नीचे है, इसका यहाँ पर है, तो ये आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो गॉस का नियम आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। देखो तीनों के लिए मान क्या आया है? समान, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है ना, और आवेश बाहर है, तो ये कह रहा है कि फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये मैंने आवेश बाहर धनात्मक आवेश लिया है, तो इससे बल रेखाएं यदि गुजारे तो कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर बल रेखाएं खींचते हैं हम। ठीक है ना, धनात्मक में क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। ठीक है ना, तो इस बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आएगा? फाई ई का मान तो देखो कितनी बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, तो 2 बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, मतलब धनात्मक विद्युत फ्लक्स। 2 बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है इस बंद पृष्ठ से, तो -2 हो जाएगा। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ गया जी? 0, धन और ऋण।
मतलब जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर भी जा रही है। इसलिए यदि आवेश बाहर स्थित है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना आया जी? 0। ठीक है ना, हमने कैलकुलेट करके भी निकाल लिया, उसका मान कितना आया? 0। अब गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है व्यंजक जो है। तो उसके लिए हमने डायग्राम बनाया है। एक बंद पृष्ठ क्या ले लिया है? S ले लिया है। इसके बिंदु O पर एक धनावेश Q रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके किसी R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है हमने, ठीक है ना। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं आप लोगों को पता ही होगा, जो चित्र में दिख रहा है उसी को लिख दो। तो माना एक बंद पृष्ठ S है, S है ना, ठीक है। इसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है। O से देखो, O से R दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकाल लेते हैं। तो हम सूत्र जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R², ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, आवेश भी Q है हमारे पास, दूरी भी कितनी है जी? R ही है, तो R² ही आएगा, ठीक है ना। एज इट इज़ इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो हमने अल्प क्षेत्रफल लिया है DS, उन दोनों की दिशा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो E की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश है, ये धन आवेश है। तो यदि विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से बाहर की ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? बाहर की ओर। इधर भी खींचेंगे तो बाहर की ओर, यहाँ भी खींचे तो बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर है, ठीक है ना। अब हमने क्या लिया है इसमें? इस संपूर्ण क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो पहले क्या ले लिए? एक अल्प क्षेत्रफल DS ले लिए। पहले इसकी दिशा देख लेते हैं। तो DS अल्प क्षेत्रफल या अवयवी क्षेत्रफल DS की दिशा तो सदैव क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये हमने अल्प पृष्ठ लिया है, उसकी लंबवत होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार लंबवत क्या होगा? बाहर की ओर होगा। इसकी दिशा भी इसी ओर हो गई। तो DS की दिशा भी OP के अनुदिश है। हमने सदिश क्षेत्रफल की परिभाषा में पढ़ा है कि सदिश क्षेत्रफल में क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये पृष्ठ है हमारा और उसके लंबवत है वो, ठीक है ना, सदैव लंबवत होती है। तो दोनों जो है एक ही दिशा में है OP, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा जी? E व DS के वेक्टर E व वेक्टर DS के मध्य कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों एक ही दिशा में है, मतलब कोई कोण ही नहीं बनाएंगे, तो 0 डिग्री होगा।
तो अब निकालते हैं हम विद्युत फ्लक्स। तो अवयवी या अल्प क्षेत्रफल, अवयवी क्षेत्रफल, अवयवी क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास सूत्र है, ये अल्प क्षेत्र के लिए है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये सदिश रूप में हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आ गया हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, चूँकि थीटा का मान कितना आया है, 0 अंश। हमारे पास आ गया ई डी एस, चूँकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर आ गया हमारे पास ई डी एस। इसको नाम देते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में हमको क्या मिला था, तो हमको ई का मान मिला था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई बराबर समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 था, ठीक है ना। तो वही मान को रख दो यहाँ पर ई में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ई का मान हमने रख दिया। अब डी एस इंटू डी एस रख दो, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले, वो जो हमने पृष्ठ बनाया है बंद पृष्ठ, ठीक है ना, ये हमने जो बंद पृष्ठ बनाया है ये एक गोला है ना। तो इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो कभी भी संपूर्ण निकालते हैं मतलब समाकलन कर देते हैं, तो हम यहाँ समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण गोले के, संपूर्ण गोले के पृष्ठ से, पृष्ठ एस है ना, एस बोले थे, एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण को हम फाई ई से दर्शाते हैं। तो फाई ई यहाँ क्या उपयोग करेंगे, बंद समाकलन, चूँकि ये बंद पृष्ठ के लिए है, ठीक है ना। जो भी मान है उसको रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आर स्क्वायर, ये डी फाई से फाई ई हो जाएगा ना, इंटू डी एस। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, बंद समाकलन डी एस, ठीक है। अब ये जो है क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, और संपूर्ण क्षेत्रफल, समाकलन मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने एक गोला लिया था ना, और जिसकी त्रिज्या कितनी थी जी, आर थी, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। तो फाई ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हमको संपूर्ण क्षेत्रफल दर्शाना है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल और समाकलन मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस वैल्यू की जगह, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डी एस की जगह,
गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। 4 से 4, पाई से पाई और r² से r²। क्या बचा जी? फाई ई बराबर हमारे पास बचा Q/ε0। यही क्या है? गॉस का नियम है। क्या बचा हमारे पास? फाई ई बराबर Q/ε0। यही क्या है? यही गॉस का नियम है ना? इजी, ठीक है ना? एक बार रिपीट में आप लोग खुद दिखा देती हूँ। हमने एक गोला लिया, ठीक है ना, जिसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश लिए, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिए, ठीक है ना। और हमने क्या किया? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली बिंदु P पर, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। उसके बाद हमने क्या किया? इसमें अल्प क्षेत्रफल के लिए दिशा देखी और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी, तो दोनों की दिशा जो है 0 डिग्री आई। अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला, ठीक है। अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला। उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला और यहाँ जो है ई की वैल्यू पुट करी है हमने यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से जो गॉस का नियम है वो हमारे पास आ गया, ठीक है।